हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी। और आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 7 वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर सभी जितनी भी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के अंदर आए हैं, चाहे आप भाषा 1 इंग्लिश को लेते हैं या अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं, तो अगर आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 1 2 कोई भी लिया है, पेपर 1 हो या आपका पेपर 2 है या आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, सो सभी के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इफ एनीवन हु इज वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस चैनल एंड ऑल्सो यू कैन गो एंड विजिट द प्लेलिस्ट। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी इन केस आपको अपना बेसिक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग करना है फॉर योर अपकमिंग सीटेट। सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू। हम हर क्वेश्चन के साथ डिटेल से जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहले की 7 वीडियो देख लेना, आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस वहां पे रहने वाला है, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा बिफोर योर एग्जाम। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। A child does not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic। एक बच्चा है जो कि अपना जो पैराग्राफ है, कोई पैराग्राफ को एक बच्चा लिखता है। even after brainstorming a child does not write a paragraph। brainstorming का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोचता है। ठीक है, तो एक बच्चा है जो बहुत सारे आइडियाज के बारे में सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, फिर भी वो एक पैराग्राफ नहीं लिख पा रहा है। However, she is able to write it under adult और peer guidance। वो किसी ना किसी adult या peer guidance के अंडर वो लिख पा रही है बच्ची। तो ये गाइडेंस क्या होता है, यानी कि वो किसी न किसी मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता ले रही है, यानी कि जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो उसको क्या दे रहा है, एक तरीके का हेल्प दे रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे हेल्प की बात करते हैं या टेम्पररी सपोर्ट की बात करते हैं, तो हमारा टेम्पररी सपोर्ट देना किस में आता है, स्कैफ फोल्डिंग में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, स्कैफ फोल्डिंग। जब भी हम टेम्पररी सपोर्ट बच्चे को देना चाहते हैं और वाइगोत्स्की की थ्योरी से आया है, तो स्कैफ फोल्डिंग यानी कि इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में पाड़ कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है यहाँ पे हिंदी में। और ये आपका टेम्पररी सपोर्ट है जो यहाँ टीचर या पीयर गाइडेंस उसको दे रहे हैं। अगला है डैश इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ चाइल्ड हैज टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसको HOTS भी हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम कभी कभी HOTS कह देते हैं। अगर एक बच्चा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मेंटल प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंस और रीजनिंग को यूज कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसको हम वर्बल कहेंगे, यानी कि ये आपका मौखिक है, यानी मौखिक तरीके से सीख रहा है बच्चा। कॉन्सेप्ट है, मोटर है या स्ट्रक्चर है, तो ये आपका कौन सा लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है। आप किसी न किसी कॉन्सेप्ट को, यानी कि कोई भी अवधारणा को जब आप सीखते हैं, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में हमें अपने मेंटल प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसी भी कॉन्सेप्ट को वो सीखना चाहता है जिसके लिए उसको रीजनिंग और इंटेलिजेंस की जरूरत है, मेंटल प्रोसेसेस की जरूरत है। यू एज अ टीचर अप्रिशिएट अ चाइल्ड फॉर हर ओवरऑल लैंग्वेज यूज। एक बच्चा है जो ओवरऑल भाषा को यूज करता है एंड यू अप्रिशिएट दैट चाइल्ड अलॉट। दो सम ऑफ द वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड बाय हर। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बच्चा गलत तरीके से मिसस्पेल्ड करता है। सो यू आर हेयर यूजिंग डैश अप्रोच। आप यहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को क्या समझना है आपको कि एज अ टीचर आप बच्चों के ओवरऑल लैंग्वेज के यूज को फोकस करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कभी कभी स्पेलिंग में कभी कभी गलतियां कर देते हैं, तो ये होल लैंग्वेज अप्रोच है, कम्युनिकेटिव है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है या स्ट्रक्चरल है। चारों ही अप्रोचेज आप देखेंगे, चारों ही अप्रोचेज यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि जो जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं ना, यहाँ कीवर्ड में ही आ गया ओवरऑल, तो होल लैंग्वेज अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है ये, होल लैंग्वेज अप्रोच है। होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे भाषा को, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लैंग्वेज के यूज को आप ओवरऑल यूज करते हैं, ओवरऑल यूज किया जाता है, यानी बच्चे को क्या देखा जाता है, यहाँ पे बच्चे को एज अ होल देखा जाता
जाता है, बच्चे को क्या देखा जाता है, एज अ होल देखा जाता है, एंड यू आर फोकसिंग ऑन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑल ऑफ द स्किल्स। तो ये आपका होल लैंग्वेज अप्रोच है। इसी तरह आप देखेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आपका प्रिंसिपल यहाँ पे आता है जिसको कहते हैं सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। क्या कहा जाता है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से यहाँ पर सिखाया जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच में। और यहाँ पे जैसे मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का मतलब है जब आप भाषा में जो स्ट्रक्चर्स यानी सेंटेंस कैसे बना है उसके ऊपर आप उसके एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा फॉलो किया जाता है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कराया जाता है, ड्रिल कराया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अभ्यास, ड्रिल यानी बार बार किसी चीज को अभ्यास कराना या बार बार किसी चीज को रिपीट करना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच की विशेषता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में याद रखना कि बच्चे जब अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके कुछ नया ज्ञान को सीखते हैं यानी नया ज्ञान को ग्रहण करते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे बच्चे जब नया ज्ञान को अर्जन करते हैं, नए नॉलेज को लेते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में याद रखना कि इसके जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, डेल हाइमिस को माना जाता है। और कम्युनिकेटिव अप्रोच से रिलेटेड कुछ कुछ कीवर्ड है जो मैं लिखूंगी, अगर ये कीवर्ड आते हैं तो आपका कम्युनिकेशन वाला आंसर करेक्ट होगा, CLT अप्रोच जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, पहला भाषा का यूज अगर आ जाए कि भाषा का उपयोग कहाँ हो रहा है, या अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, या अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हम संदर्भ की यानी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जब हम रियल लाइफ सिचुएशन को यूज करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन को यूज करते हैं। या फिर अगर आपका पूछा जाए इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ आंसर आपका क्या बना, कम्युनिकेटिव अप्रोच बना। ठीक है, तो ये सारे जितने भी अप्रोचेस थे ये इंपॉर्टेंट थे। आंसर इस क्वेश्चन का क्या बना, ऑप्शन नंबर 1 बना। अगला है, यू आर अ हिंदी स्पीकिंग टीचर बट यू गेट पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज इन द एरिया ऑफ पंजाब। आप हिंदी स्पीकिंग टीचर हैं और अगर आप पंजाब के किसी एरिया में एज अ प्राइमरी टीचर पोस्ट हो जाते हैं, सिंस यू डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, सो यू शुड, आपको क्या करना चाहिए अगर आप वहाँ की लोकल भाषा को नहीं जानते हैं। पहला है इमीडिएटली अप्लाई फॉर द ट्रांसफर, आप हिंदी स्पीकिंग एरिया के लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देंगे वहाँ से। यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स, क्या आप एज अ रिसोर्स बच्चे की भाषा को यूज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में, या मोटिवेट करेंगे कम्युनिटी को ताकि वो हिंदी को और सीखें, लर्न हिंदी, सो दैट दे कैन लर्न हिंदी। सो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यानी कि यहाँ क्या किया जा रहा है, मल्टी लिंग्विलिज्म अप्रोच को यूज किया जा रहा है। इसको क्या कहा जाता है, मल्टी लिंग्विलिज्म, मल्टी लिंग्विलिज्म अप्रोच को यूज किया जा रहा है। और इसको क्या कहा जाता है, एज अ रिसोर्स। अगर आपका क्वेश्चन आया कि मल्टी लिंग्विलिज्म एज अ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, एज अ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो एक लाइन याद रखना, मल्टी लिंग्विलिज्म एज अ रिसोर्स का मतलब होता है यूजिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज। क्या है, यूजिंग स्टूडेंट्स या चाइल्ड्स यूजिंग चाइल्ड्स लैंग्वेज यूजिंग चाइल्ड्स लैंग्वेज टू टीच। जब आप बच्चों की भाषा को यूज करते हैं, जब आप बच्चों की भाषा को यूज करते हैं टू टीच, उसी को क्या कहा जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स। तो अगर आपके एग्जाम में मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है जब हम बच्चों की भाषा को यूज करते हैं अपने टीचिंग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंशनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं और वी आर रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट, बहुत ही क्लोजली किसी चीज को पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव तरीके से पढ़ रहे हैं, और हम इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी आप बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके की रीडिंग जो होती है, आपका रीडिंग का जो अप्रोच होता है वो क्या होता है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गेस द आंसर। तो रीडिंग के ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 अप्रोचेस हैं एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक बार देखेंगे। हम्म
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? लोकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों जो टाइप्स है ना, ग्लोबल और लोकल, दो तरह की रीडिंग है, ये दो तरह के कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। यानी जब हम किसी चीज की समझ बना रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर मेकिंग सम सेंस, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, आप कुछ समझ बनाना चाहते हैं। लोकल, याद रखिएगा कि जब भी आपका लोकल पूछेगा, एक तो सबसे पहला आपका कीवर्ड क्या है कि यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। आप जैसे मान लो किसी स्पेसिफिक टर्म को रीड कर रहे हैं, या मान लो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर है आप बहुत ज़्यादा, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, और बहुत ज़्यादा कैसी रीडिंग होती है? ये इंटेंसिव रीडिंग होती है, तो इसी को हम इंटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव है। एंड ग्लोबल, याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव कहा जाता है। ठीक है, एक्सटेंसिव है जहाँ पे आप ओवरऑल आइडिया के लिए कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आपका आइडिया लेना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। या मेन आइडिया लेना है, आपको किसी चीज़ का मेन आइडिया चाहिए, आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ मेन आइडिया। या कभी 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 यहाँ पे वर्ड आता है जिस्ट के लिए। क्या आता है? जिस्ट के लिए। तो ये दोनों जो रीडिंग के टाइप हैं, ये याद रखना है। जो आपका लोकल है वो आपका इंटेंसिव है, और जो ग्लोबल है वो एक्सटेंसिव इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके की रीडिंग है। जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग और हम किस लिए करते हैं? जैसे कई बार एग्जाम में आता है, जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो नॉवल पढ़ना, कोई मैगजीन पढ़ना, कोई भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ना, हम जब अपने अंडरस्टैंडिंग, केवल जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फन के लिए, या एन्जॉयमेंट के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, वो आपका कैसा ये इस तरीके का रीडिंग होता है? एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, और जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, तो ग्लोबल भी इसको कहा जाता है, तो सेम बात है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन भी आपका एक्सटेंसिव से रिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छा, इन्फरेंशनल रीडिंग क्या होता है? जब आप यहाँ पे गेस करते हैं, गेस करते हैं कि आगे क्या होगा। इन्फरेंशनल, आगे क्या होगा, इस तरीके का गेस जब आप करते हैं। इन्फर करना यानी कि जब आप अर्थ को निकालते हो अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, जब आप मीनिंग मेकिंग करते हैं, मीनिंग मेकिंग करते हैं। जैसे मान लो किसी कहानी को पढ़ के, किसी कहानी को पढ़ के मैं एक एन्फर लगा रही हूँ, अपना एक प्रीवियस नॉलेज लगा रही हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि कहानी में क्या होगा। तो जब आप अर्थ निकालते हैं, अर्थ बनाते हैं, उसको कहते हैं एन्फर करना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है रीडिंग का। एन्फरिंग, एन्फर करना या इन्फरेंशनल रीडिंग भी अच्छा तरीका है। ठीक है, ये याद रखना, गेस करना बेसिकली होता है एन्फर करना। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, डायग्नोस करना अगर बात की जाए भाषा में, तो क्या पर्पस होता है? प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर समेटिव असेसमेंट, तो ये तो नहीं होगा। इन्फॉर्म द पेरेंट्स इन पीटीएम एंड आस्क देम टू पे अटेंशन, नो, ये भी नेगेटिव है। नो द गैप्स इन लर्निंग, इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड टेक रेमिडियल स्टेप्स, या फिर यूज द फाइंडिंग्स इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना भी क्या है? आपका समेटिव है यहाँ पे, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। प्रोग्रेस रिपोर्ट जब हम बनाते हैं, यानी हम मूल्यांकन कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्नोस करना क्या है? जब आप गैप को, या फिर कभी कभी यहाँ पे वर्ड आता है निदान करना। ठीक है, कोई जो भी आपका गैप है, जो समस्या है, या कोई प्रॉब्लम है, जब हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? पता लगाते हैं, और देन हम उसको रेमेडी करते हैं, उसको दूर करना क्या है? रेमेडी करना। या कभी कभी वर्ड आता है रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना। तो रेक्टिफाई करना क्या है? रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन पर्पस क्या होता है? कि कमियों का पता लगाना और उसको दूर करना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। एक पाठ्य पुस्तक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या होगी? पहला है, अ टेक्स्ट बुक इज अ फाइनल थिंग फॉर अ टीचर एंड द स्टूडेंट। क्या ये एक फाइनल चीज है? इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम। जो पाठ्यक्रम में हमारे उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए टेक्स्ट बुक हमारे मदद करती है या अचीव करने में हेल्प करती है। इट इज़ अ प्लानिंग फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। क्या ये एजुकेशनल एक्टिविटी का प्लानिंग है, या ये इररिप्लेसेबल है, यानी इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से अगर हम करेक्ट जो देखें, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके उद्देश्य हैं उसको
अचीव करने के लिए एक रिसोर्स का काम हमेशा टेक्स्ट बुक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है इट इज अ प्लानिंग, जो प्लानिंग होता है इसको क्या कहा जाता है, करिकुलम कहा जाता है। तो प्लानिंग ऑफ द सेशन, इफ यू वांट टू प्लान ऑल द एक्टिविटीज और उसको आप लिख देना चाहते हैं तो वो आपका करिकुलम होता है जो आपका रिटन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्या है, जो जो एक टीचर को ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए यूज करने में एज अ रिसोर्स मदद करते हैं। Which of the following classroom practices helps a teacher to develop oral language among the students? क्या होगा oral language के बारे में? कोरस रीडिंग करेंगे हम यहाँ पे फॉर द टेक्स्ट विद द टीचर, टीचर के साथ कोरस रीडिंग करना। कोरस यानी कि समूह में, जब हम समूह में कोई रीडिंग कर रहे हैं तो उसको हम कोरस कह सकते हैं, ठीक है। तो समूह में रीडिंग करेंगे टीचर्स के साथ। रेसिटेशन करेंगे फॉर द ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट, तो ये तो नहीं होगा कि मेमोराइजिंग के बाद हम उसको बार बार रेसिटेशन करा रहे हैं। पार्टिसिपेशन कराएंगे हम रोल प्ले में, या फिर यहाँ प्रैक्टिस करेंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो ये भी अच्छा नहीं है। आंसर यहाँ पे क्या बना, रोल प्ले में उनको हम पार्टिसिपेट कराएंगे फॉर देयर ओरल डेवलप ओरल लैंग्वेज स्किल्स, है ना। अगर वो स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं तो बेस्ट वे क्या है, रोल प्ले है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी का इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन वी से लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी वी मीन टू से दैट, इसका मतलब क्या है। पहला है कि देयर इज एन इनहेरेंट रिलेशन, एक इनहेरेंट यानी एक जैविक रिलेशन होता है। इनहेरेंट का मतलब है कि एक जैविक रिलेशन होता है बिटवीन वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, यानी किसी भी शब्द और उसके मीनिंग के बीच में, उसके अर्थ के बीच में, मीनिंग के बीच में इनहेरेंट रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या ये है आर्बिट्रेरी? The relation between words and their meaning is based on valid reason and not on chance. There is no inherent relation, यानी कोई भी inherent relation नहीं होता है वर्ड और उसके मीनिंग में। या फिर लैंग्वेज फॉलोज प्रीफिक्स्ड प्रिंसिपल, यानी भाषा जो है वो पूर्व निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? देखो, आर्बिट्रेरी का सिंपल अर्थ ये होता है कि भाषा जो है ना उसको कहा जाता है कि भाषा आर्बिट्रेरी होती है। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन। इनहेरेंट मतलब कोई जैविक रिलेशन नहीं पाया जाता है। एक वर्ड में और उसके मीनिंग में रिलेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो पेन है, अब इसको पेन क्यों कहा जाता है? ये पेन है, इसको पेन क्यों कहा जाता है? लोगों ने इसका पेन नाम रख दिया होगा, है ना। भाषा जब विकसित हो रही थी तो इसको पेन नाम रख दिया। इसको ये लोग बुक भी तो बोल सकते थे, है ना। जैसे ये शर्ट है, शर्ट नाम क्यों आ गया? लोग इसको कर्टेन भी तो बोल सकते थे, यू नो। देर इज नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन को कलम कहते हैं हिंदी में, अब कलम क्यों कहा जाता है? कुछ और भी तो कह सकते थे। कैट, अब कैट हम बोलते हैं तो कैट को बिल्ली कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में हम बिल्ली बोलते हैं, कैट है। लेकिन कैट को डॉग क्यों नहीं बोल रहे? हो सकता है अगर कैट को डॉग बोलना लोग स्टार्ट किए होंगे तो डॉग होता, आज हम उसको डॉग बोलते हैं, डॉग को कैट बोलते हैं। यानी वर्ड में और उसके अर्थ में कोई जैविक संबंध नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? भाषा आर्बिट्रेरी होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग ग्रामर एडवोकेट्स दैट वी शुड क्या फॉलो करना चाहिए? डिडक्टिव, निगमन तरीका है भाषा को सिखाने का। तो हमेशा निगमन तरीके से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल को प्रेजेंट करेंगे? नहीं, ये आपका किस में आता है? इंडक्टिव में आता है। ये आपका कौन सा मेथड है? इंडक्टिव मेथड है। जब आप पहले एग्जाम्पल देते हैं एंड देन एग्जाम्पल का यूज करते करते हम बाद में उनको रूल सिखाते हैं। यानी रूल पहले नहीं बताओगे आप, पहले उनको एग्जाम्पल दोगे, बच्चे ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर एंड में रूल पे जाएंगे। तो डिडक्टिव में क्या किया जाता है? पहले रूल को प्रेजेंट किया जाता है एंड देन क्या किया जाता है? एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे रूल्स को क्या करते हैं? याद रखना, डिडक्टिव में क्या किया जाता है? रूल्स को वेरीफाई किया जाता है। ओनली रूल्स को वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि रूल्स पहले ही बता दिया। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, सिद्धांत होता है, यानी जिसको हम जनरल बोलते हैं, जनरलाइजेशन पहले कर देते हैं और फिर हम यहाँ पे पर्टिकुलर पे जाते हैं। जनरल से पर्टिकुलर जाना या जनरल से क्या जाना, स्पेसिफिक जाना, ये भी आपका किस में आता है? डिडक्टिव में आता है। जनरल का मतलब क्या होता है? जब आपने पहले ही बच्चों को सिद्धांत, नियम, कॉन्सेप्ट, रूल बता दिया, अब आप उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट रूल पहला इसमें हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डैश इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट। जब आप बियॉन्ड द फैक्ट किसी चीज को गेस करते हो, एस्टिमेट करते हो, तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ, एनालिसिस हुआ, इन्फरेंस हुआ या एक्स्ट्रापोलेशन हुआ। यहाँ पे देखो सारे ही जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ हम कह रहे हैं बियॉन्ड द फैक्ट, यानी जो लिखित है, मान लो कोई चीज लिखा हुआ है, आप इसको लिख रहे हैं और इसके अलावा इसके बियॉन्ड आप सोच पा रहे हैं, इसके बियॉन्ड सोच पा रहे हैं, जो इसमें नहीं लिखा वो भी सोच पा रहे हो, इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहा जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है जब आप पर्सनल हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल रिस्पॉन्स की बात ये करते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब कि जब आप अपनी खुद अपनी एक्सपीरियंसेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। यानी जब आप अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, बियॉन्ड द वर्ड्स अगर आप समझ रहे हैं, यानी जो चीज लिखित है, लिखित रूप में है, उसके बियॉन्ड आप सोच पा रहे हैं, ठीक है। और एनालिसिस क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। प्रॉब्लम को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करना, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके समझना, उसको आप 1 2 3 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। इन्फरेंस क्या था, अर्थ निकालना, किसी चीज का अर्थ निकालना। और बियॉन्ड फैक्ट की बात की जाए तो एक्स्ट्रापोलेटिव इसको कहा जाता है। एक्स्ट्रापोलेटिव अच्छा वर्ड है जब आप पर्सनल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, राइट। किसी कहानी को पढ़ के आपने अपनी अजम्पशन लगाई है, आप बियॉन्ड द फैक्ट कुछ सोच रहे हैं, यानी आप वहां पे अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे बात कर रहे हैं। अ लैंग्वेज टीचर मस्ट प्रमोट लर्नर्स फॉर फ्री राइटिंग एज द की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का की बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। पहला, इट एनकरेजेस लर्नर्स टू राइट फ्लुएंटली। क्या ये बच्चों को फ्लुएंटली, यानी फ्लुएंट मतलब जब आप इजी तरीके से कोई चीज को कर लेते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और बहुत क्रिएटिव होते हैं बच्चे यहाँ पे फ्री राइटिंग में। फ्रीडम गिव्स द फ्रीडम टू राइट और नॉट, does not make them feel that they have to write much or to be totally accurate, या फिर they can incorporate features of written languages from their first language। देखो सारे यहाँ पॉजिटिव लग सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फ्री राइटिंग का एक बेनिफिट होता है। फ्री राइटिंग मतलब जब आप बच्चे अपने अनुभवों को लिख पा रहे हैं, जब बच्चे अपने अनुभवों को लिख पाते हैं, या जैसे मान लो डायरी लिखना, तो डायरी लिखना जो है, डायरी लिखना भी आपका फ्री राइटिंग में आता है। तो यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे और प्रवीण होंगे, किसी चीज को फ्लुएंटली यानी प्रवीणता के साथ लिख पाएंगे। अगर आप उनको फ्री राइटिंग देंगे, उनको अपने एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए देंगे, दे विल बी वेरी फ्लुएंट, यानी बहुत ईजी वे में, ईजी तरीके से बात को बोल पाएंगे, लिख पाएंगे फ्री में। As a teacher of class 5th, you ask the students to read the text thoroughly. Then you ask them to answer the questions with reference टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी आप क्या कर रहे हैं, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उनको आंसर करने के लिए पूछते हैं। आपने पहले क्या किया, उनको एक टेक्स्ट को थॉरोली यानी बहुत ही गहराई से पढ़ने के लिए कहा। देन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। इन दिस प्रोसेस यू आर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर, क्या करने के लिए हम एनकरेज कर रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिव रीडिंग हो रहा है। यहाँ वर्ड है ना थॉरोली पढ़ना, तो किसी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना या बहुत ज्यादा थॉरोली पढ़ना, थॉरोली पढ़ना, या बहुत ज्यादा आप क्या करते हैं, डीप में किसी चीज को पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, तो वो आपका इंटेंसिव रीडिंग है। स्किमिंग क्या होता है, देखो यहाँ वर्ड लिख रही हूँ, अगर आप जिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं या मेन आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप जिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, मेन आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं, या आप जनरल आइडिया के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल आइडिया आपको लेना है किसी चीज का, तो स्किम करना हुआ, ठीक है। ओवरऑल अगर आ गया, ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ रहे हो, तो वो आपका स्किम करना हुआ, ठीक है। ये सारे आपके स्किमिंग है। स्कैनिंग क्या होता है, जब आप बहुत पर्टिकुलर हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, आप बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेसिफिक है, या और क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, या किसी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना क्या है, स्कैन करना है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, जब आप फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आप एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपका क्या बना, एक्सटेंसिव रीडिंग बना। नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है,
ठीक है, या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये आपका क्या है, एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। क्या क्या यहाँ पे है रीडिंग के टाइप्स हमने देखे, एक्सटेंसिव रीडिंग, फन, एंजॉयमेंट, जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे ना, बहुत डीप में नहीं पढ़ते हैं, फन के लिए मजा आ रहा है तो पढ़ रहे हैं, तो एक्सटेंसिव है ना, फन, एंजॉयमेंट, प्लेजर, मजे के लिए पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिव है। स्कैनिंग क्या है, बहुत स्पेसिफिक हो, आपको किसी का फोन नंबर चाहिए तो डायरी में से किसी का फोन नंबर निकालना कि भाई इस फलाने इंसान का फोन नंबर चाहिए मुझे, ये कैसी रीडिंग है, जब आप बहुत फास्ट तरीके से बहुत स्पेसिफिक चीज ढूंढना चाहते हो कि अच्छा इसका नंबर चाहिए तो आप उसी का नंबर ढूंढोगे, ये यानी कि ये रीडिंग क्या है आपकी, स्कैन करना, व्हेन यू आर वेरी पर्टिकुलर। स्किमिंग करना क्या है, ओवरऑल आइडिया, किसी न्यूज़पेपर का हेडलाइन देख करके आइडिया लगाना कि आज के न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ना, पैसेज को पढ़ के उसका टाइटल बताना, ये भी क्या है आपका स्किमिंग करना हुआ। और इंटेंसिव क्या है, जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, डीप में पढ़ रहे हो, एग्जाम एग्जाम वाले जितनी भी स्टडी है ना, वो आपका इंटेंसिव रीडिंग है। जैसे स्कूल में अगर टीचर शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा रहा है और बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है, तो ये आपका इंटेंसिव हुआ। ठीक है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन द, एक्विजिशन कब अकर होता है, व्हेन दे टॉट रूल्स ऑफ ग्रामर, नो, ये आपका क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, और प्रैक्टिस इन ट्रांसलेशन, ये भी क्या है, लर्निंग है, लर्निंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, बिकॉज वी आर वेरी डेलिबरेट, डेलिबरेट है हम, कॉन्शियस है। लर्निंग क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। तो यहाँ आंसर क्या है, एक्सपोजर, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया जाए तो ये आपका सब कॉन्शियस होता है, मैं लिख दे रही हूँ, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस यानी अनअवेयर, आप अनअवेयर है। ठीक है, इनफॉर्मल आप सीखते हो, फैमिली में सीखते हो, एनवायरमेंट में सीखते हो, ये सब आपका क्या है, एक्विजिशन है। ठीक है, एक्विजिशन क्या है, अर्जन क्या है, जहां पे हम अनअवेयर हैं, अनकॉन्शियस हैं, सबकॉन्शियस हैं। भाषा को यहाँ कैसे सीखा जाता है, याद रखना, इम्प्लिसिट सीखा जाता है, इम्प्लिसिट एक वर्ड आता है, इम्प्लिसिट तरीके से भाषा कहाँ सीखी जाती है, तो एक्विजिशन में। लर्निंग क्या होती है, एक्सप्लिसिट होती है, बाहरी तौर पर है, एक्सप्लिसिट यानी कि बाहरी, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सीखी जा रही है, बेसिकली बाहरी तौर पे। रूल्स सीख रहे हैं यहाँ पे, तो रूल सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, यानी हमें पता है ना, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका लर्निंग है ये। और एक्विजिशन क्या है, जहां आप इम्प्लिसिट, आंतरिक तरीके से भाषा को ग्रहण करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और आप अपनी मदर टंग को सीख लिया है ना, हमें पता नहीं चला कि हमने अपनी मदर टंग जो है उसको हमने कब सीखा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्विजिशन और लर्निंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सक्लूडिंग मदर टंग इन अ लैंग्वेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच मेथड। अब सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मेथड्स को हम लोग एक बार समझेंगे। और देखो क्या कह रहा है, एक्सक्लूड करना, यानी मदर टंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मदर टंग को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो मदर टंग को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता, वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। अब इसके बारे में जो जो लिख रही हूं ना, इसके नोट जरूर बना लेना, सारे वर्ड जितने भी लिखूंगी सब इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब मदर टंग को यहाँ नहीं इंक्लूड किया जाता है। याद रखिएगा कि कौन सी भाषा होती है यहाँ पे, टारगेट भाषा। कौन सी भाषा होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है, यानी जो भी बच्चा सीखता है अपनी लक्ष्य भाषा में सीखता है। लक्ष्य भाषा कौन सी भाषा होती है, वो भाषा जो वो सीख रहा है, जैसे इंग्लिश एक लक्ष्य भाषा हो सकती है क्योंकि वो उसको सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ टारगेट लैंग्वेज होती है नो मदर टंग, नो मदर टंग, कोई भी मदर टंग यहाँ पे नहीं होता है। इस मेथड को क्या कहा जाता है, नेचुरल मेथड। क्या है ये, इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल मेथड कहा जाता है। और ग्रामर को कैसे सिखाया जाता है, ग्रामर को इंडक्टिव, आगमन तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो डायरेक्ट मेथड में, यहाँ पे फोकस किस पे किया जाता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस किया जाता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस किया जाता है। इसको और क्या कहते हैं हम, एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन के विरोध में आया था।
तो एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी इसको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल मेथड, ये मैंने बता दिया आपको, नेचुरल मेथड ही डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और बाइलिंगुअल मेथड क्या है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही भाषाओं को सिखाते हैं। यानी ये यहाँ पे आप टारगेट भाषा भी सिखाते हैं, मदर टंग भी सिखाता है। और यहाँ याद रखना, ओनली टीचर यूज, यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड में ओनली टीचर यूजेस मदर टंग। मदर टंग कौन यूज करता है, टीचर यूज करता है। जब जब बच्चे को जरूरत पड़ती है, उनको कोई चीज समझ नहीं आया, तो टीचर उनके मदर टंग में उस चीज को समझाता है। तो बाइलिंगुअल मेथड में ओनली टीचर यूजेस मदर टंग, ठीक है। और ये याद रखना, ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसको आर्मी मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको आर्मी मेथड कहा जाता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड में आप याद रखिएगा कि यहाँ हम बहुत ज्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस करते हैं, ड्रिल पे फोकस यहाँ किया जाता है, ड्रिल पे या रिपीटिशन पे फोकस ज़्यादा किया जाता है। या इसमें और याद रख सकते हो, बिहेवियरिज्म से आया है। कौन सा यहाँ पे फिलॉसफी, कौन से स्कूल से आया है ये, बिहेवियरिज्म से आया, व्यवहारवाद से आया है, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये आपको याद रखना है, सारे ही जितने भी मेथड्स थे ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल आएगा तो ऑडियो लिंगुअल में याद रखना, हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है, बच्चों की आदतों का निर्माण किया जाता है, बच्चों को बार बार ना अभ्यास कराया जाता है, रिपीट कराया जाता है, और उनकी आदतों का निर्माण कराया जाता है कि जितना रिपीट करोगे उतना सीखोगे, भाषा को रिपीटिशन से ज्यादा सिखाएंगे, ठीक है। तो सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट थे, ऑडियो लिंगुअल, बाइलिंगुअल और डायरेक्ट मेथड, सारे ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इनेबल्स लर्नर्स टू। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है, यानी कि भाषाई प्रवीणता की जब हम बात करते हैं तो भाषाई प्रवीणता का संबंध किससे है। पहला है डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उसके बीच में अंतर को पता कर पाना लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है। लिंग्विस्टिक बात पहले समझना, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, जो आपकी भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाषाई जो प्रवीणता है ना, उसी को कहा जाता है। अब जब हम भाषाई प्रवीणता की बात करते हैं तो इसमें LSRW सारे कौशल आते हैं। इसमें हमारे क्या आते हैं, वोकैबुलरी, यानी आपका शब्द आ जाता है, जितने भी शब्द भंडार है, शब्दावली है यहाँ पे जितनी भी। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रामर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ क्या आ जाता है, ग्रामर भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आता है, यानी भाषा की संरचना वगैरह सब यहाँ पे लिंग्विस्टिक में सारा आ जाता है। तो यहाँ ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट को जब आप समझ पा रहे हो ना, कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, कौन सा गलत है, यानी आपको क्या है, भाषा की प्रवीणता हो गई है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। स्पीक फ्लुएंटली नहीं आएगा, लिंग्विस्टिक में आपका स्पीकिंग से रिलेटेड नहीं है। नो हाउ एंड व्हेन टू यूज लैंग्वेज, तो जब आप हाउ एंड व्हेन का यूज करते हैं कि एप्रोप्रिएट, सटीक तरीके से भाषा को कब और कहाँ यूज करना है, ये भी आएगा, ठीक है। मोर एंड मोर इंग्लिश नहीं होगा। तो इसमें 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट यहाँ पे माना गया है। लिंग्विस्टिक समझ गए, भाषाई प्रवीणता यानी आपको कौशलों का ज्ञान है, आपको पता है भाषा को कैसे कब यूज करना है, यू नो द ग्रामर, यू नो द वोकैबुलरी वेल, एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ इनकरेक्ट एंड करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। दोनों के बीच में आप एक अंतर कर पा रहे हो, ठीक है। At a primary level, a teacher generally motivates learners for coloring and drawing. टीचर जो है प्राइमरी लेवल पे कलरिंग और ड्राइंग के लिए मोटिवेट करता है। एंगेजिंग लर्नर्स टू मेंटेन साइलेंस, साइलेंस मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है। नो, साइलेंस के लिए कभी भी नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है। डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स, जो उनकी सूक्ष्म गतिक कौशल है, यानी उनकी उंगलियां है ना, ये सब क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है, उनको डेवलप करना चाहती है टीचर। इंटरटेन करना चाहती है, तो ये तो नहीं होगा। रिलैक्स करना चाहती है टीचिंग से, नो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आंसर क्या बनेगा, कि उनकी जो सूक्ष्म गतिक कौशल है उनको विकसित करना चाहती है। चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव, बच्चे कब सीखेंगे, जब उनके पास क्या हो, मोटिवेशन हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी भाषा को सीखने की, वो होती है मोटिवेशन। इफ दे आर मोटिवेटेड दे विल लर्न ऑटोमेटिकली, इफ दे आर रेडी टू लर्न समथिंग दे विल लर्न ऑटोमेटिकली। तो सबसे द मोस्ट प्री रेक्विसाइट और इम्पॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन टू लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है। तो मोटिवेशन इसका करेक्ट था। अ टीचर प्रमोट्स ग्रुप डिस्कशंस एंड पीयर इंटरेक्शन, एक टीचर है जो ग्रुप डिस्कशन और पीयर इंटरेक्शन दोनों को प्रमोट करता है। ग्रुप यानी समूह में है, पीयर यानी दो दो के पेयर में बच्चे, मतलब दो दो के पेयर में तो नहीं है, वो अलग होता है, वो आपका पेयर होता है। पीयर क्या होता है, जहां अपने बच्चे साथियों के साथ सीख रहे हैं। शी डज नॉट बॉदर द करेक्ट स्पेलिंग, वो करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन को बॉदर नहीं कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रही है कि बच्चे गलत बोल रहे हैं।
तो यहाँ शी इज यूजिंग विच अप्रोच, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर रही है वो, इक्लेक्टिक है, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये जो तीन देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है? याद रखना कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों है, क्योंकि बच्चों के एरर्स को क्या किया जाता है? टॉलरेट। अगर टीचर एरर को टॉलरेट कर रही है, एरर को टॉलरेट किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। हमेशा गलतियों को तुरंत टोक करके ठीक नहीं करना चाहिए, बच्चों को समय देना चाहिए कि बच्चे खुद से अपनी गलतियों को दूर करें। तो एरर्स को टॉलरेट करना अच्छी चीज है, कंस्ट्रक्टिविज्म में है। पूरे फुल अपॉर्चुनिटी बच्चों को यहाँ ग्रुप में दे रही है, तो ग्रुप वर्क पीयर में बच्चे सीख रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म है। अच्छा, यहाँ पे इक्लेक्टिक अप्रोच याद रखना कि आप क्या करते हो? यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, आप क्या करते हैं? यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू टीच, डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस, बहुत सारे मेथड्स और अप्रोचेस को यूज कर रहा है टीचर। यानी मान लो एक टीचर है, वो क्या कर रहा है? बहुत सारी अप्रोचेस को यूज कर रहा है, मेथड्स को टीच कर रहा है, फॉर द अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स, तो इसको इक्लेक्टिक कहा जाता है। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया यहाँ पे कि अगर बच्चों की नीड को ध्यान में रख के मैं अपनी क्लास में एक मेथड से ना पढ़ा के बहुत सारे अलग अलग विधियां, अलग अलग उपागमों को अगर क्लास में यूज करूं, यही इक्लेक्टिक अप्रोच है। टीचर इज नॉट स्टिक टू ओनली वन मेथड, rather he or she is using multiple methods or approaches to teach their learner, तो यही आपका इक्लेक्टिक अप्रोच कहलाता है। ठीक है? एक और क्वेश्चन आता है कि अगर एक टीचर भाषा को पढ़ाने के लिए साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, सारे विषयों को मतलब यूज कर रहा है, ये भी इक्लेक्टिक अप्रोच होता है। ठीक है? अच्छा, स्ट्रक्चरल अप्रोच याद रखना। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या करते हैं हम? सिलेक्शन और ग्रेडेशन, मैंने बता दिया है यहाँ पे कि पहले आप चयन करते हो किसी भी चीज को सिखाने के लिए, एंड देन आप उसको सिंपल तरीके से सिखाते हो। तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन किस में आता है? आपके स्ट्रक्चरल में आता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में आता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। यू एज अ टीचर फाइंड दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन द लेसन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर लर्नर्स, यू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज एंड ऑल्सो मेक सर्टेन चेंजेस इन द कॉन्टेंट। आप अपने कॉन्टेंट में, अपने टॉपिक में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं जब आपको लगता है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं लेसन को, ताकि बच्चों को सूट हो सके। तो ये क्या किया है यहाँ पे हमने? अगर मेरी क्लास के बच्चे समझ नहीं पा रहे किसी पर्टिकुलर चैप्टर को, मैं अपने कंटेंट में, अपने टॉपिक में कुछ कुछ चेंजेस करूंगी। तो ये चेंज करना क्या होता है? अडॉप्टिंग है, अडाप्टेशन है, इवैल्यूएशन है, रिव्यू है। तो मैंने रिव्यू नहीं किया, इवैल्यूएशन नहीं किया, मैंने अडाप्ट किया है। यानी मैं क्या कर रही हूँ? समायोजन कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? इसको अडाप्टेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि मैंने क्या किया है? समायोजन किया है। यानी मैं कौन सा अप्रोच यहाँ पे यूज कर रही हूँ? फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज कर रही हूँ। यानी मैं अपने पाठ को क्या बना रही हूँ? लचीला बना रही हूँ। तो हमेशा अपने पाठ्यक्रम को हमें लचीला बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, चेंजेस करते रहने चाहिए, है ना? बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अगर आप अपने करिकुलम में, अपने टॉपिक में, पाठ में चेंज ला रहे हो, तो वो आपका अडाप्ट करना हुआ ना, अडाप्टेशन कर रहे हैं। टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एज ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली टू कम टू स्कूल। वो अपनी फैमिली का पहला ऐसा बच्चा है जो पढ़ने आ रहा है। ठीक है? तो none in the family, even not his parents, had ever been enrolled in any school, किसी भी स्कूल में उनके पेरेंट ने पढ़ाई नहीं की। ही इज द फर्स्ट वन, तो इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर। राजू कौन है यहाँ पे? राजू जो है, राजू पहली बार पढ़ने आया है, उसके पूरे फैमिली में किसी ने इस तरह से फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए, तो ऐसे बच्चों को फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहा जाता है। ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। When you go to teach, you find that the textbook begins with rhymes and pictures, stories and ends with alphabet. देखो ध्यान से समझना, अगर कोई भी चीज राइम से शुरू हो रही है, किससे शुरू हो रही है? राइम्स में। राइम्स एंड पिक्चर से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है? पिक्चर स्टोरीज से शुरू कर रहे हैं, पिक्चर स्टोरीज से शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद स्टोरीज से शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद एंड किस पे कर रहे हैं? अल्फाबेट।
अल्फाबेट पे लास्ट में खत्म कर रहे हैं, यानी कौन सा अप्रोच हुआ, इसको कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहा जाता है इसको, टॉप डाउन अप्रोच। आप देख रहे हैं ना, होल टू पार्ट कर रहे हैं, होल टू पार्ट कर रहे हैं ना, जहां पे आप देखोगे पॉजिटिव है ना, ओवरऑल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच का एक बार मैं लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर आप यहाँ पे मेन आइडिया से शुरू कर रहे हैं, मेन आइडिया से शुरू कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, राइम से शुरू कर रहे हैं ना, या पिक्चर से शुरू कर रहे हैं, या याद रखना प्रीवियस नॉलेज से अगर आप किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं, हम अपना पूर्व ज्ञान लगा रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं आप, ओवरऑल मीनिंग से किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, किससे शुरू कर रहे हैं, मीनिंग से। या फिर अगर आ गया होल से शुरू कर रहे हैं कोई चीज, कोई चीज आप पूर्ण से शुरू कर रहे हैं। या फिर अगर आ गया आप पैराग्राफ से शुरू कर रहे हो, एंड देन आप कहाँ जा रहे हैं, बताइए, होल टू पार्ट जा रहे हैं, देन आप होल टू पार्ट अंश की ओर जा रहे हैं। मीनिंग से मान लो यहाँ पे आप मेन आइडिया से साउंड पे जा रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ से साउंड पे जा रहे हैं, या अल्फाबेट पे जा रहे हैं, यानी आप छोटे पे बाद में जा रहे हो, ठीक है, या आप पार्ट पे जा रहे हो, मीनिंग से आप यूनिट पे अगर जा रहे हो, यूनिट्स की हम बात ज्यादा कर रहे हैं, या हम साउंड पे बाद में जा रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, टॉप डाउन कहा जाता है। और इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या बनेगा, बॉटम अप बनेगा। यही चीज इधर कर दो, यही सारी चीजें इधर कर दो, तो ये क्या बनेगा, बॉटम अप बनेगा, ठीक है। ये आपका बॉटम अप बनेगा, ये टॉप डाउन है। तो टॉप डाउन में जब भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टोरी से शुरू कर रहे हैं, और अल्फाबेट क्या है, छोटा छोटा यूनिट है, यूनिट पे बाद में जा रहे हैं, यानी टॉप डाउन है, ठीक है। तो आई होप बॉटम अप इसी का उल्टा करोगे तो बॉटम अप होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। When language is learned naturally, जब हम किसी भाषा को नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस सीखते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्विजिशन कहा जाता है। विदाउट एनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियस हैं, हम अवेयर नहीं है, हम इनफॉर्मल हैं, विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे भाषा को हम सीख लेते हैं, अपने परिवार में फर्स्ट लैंग्वेज सीख लेते हैं, मदर टंग सीख लेते हैं, इसी को हम अर्जन कहते हैं। भाषा का क्या है, अर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डैश इज दैट लर्नर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली, इधर पेयर इन ग्रुप। बच्चे पेयर में या फिर ग्रुप में क्या करते हैं, कलेक्टिवली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कौन सा अप्रोच है, कम्युनिकेटिव है, कलेक्टिवली कर रहे हैं, बिहेवियरिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, होल लैंग्वेज है या स्ट्रक्चरल है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिल रिपीटिशन ज़्यादा यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो पेयर और ग्रुप के बाद जब भी आएगी ना, याद रखिएगा कम्युनिकेटिव है। कम्युनिकेटिव क्या है, जहाँ पे आप ग्रुप में पेयर में बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिहेवियरिस्ट अप्रोच याद रखना, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं, हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं, या अगर क्वेश्चन आ गया ड्रिल पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अभ्यास, ड्रिल का मतलब है किसी चीज को रिपीट करना, अभ्यास पे फोकस कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा रिपीट करके बहुत ज्यादा सिखा रहे हैं बच्चों को, ये बिहेवियरिस्ट है। स्ट्रक्चरल अप्रोच मैंने बता दिया, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन यहाँ होता है। और होल लैंग्वेज क्या है, जहाँ पे हम एज अ बच्चों को एज अ होल देखते हैं, और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, संपूर्णता की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे संपूर्णता की बात कर रहे हैं, और भाषा के सभी कौशलों को यहाँ पे एज अ होल सिखाया जाता है, ठीक है। भाषा के सभी कौशलों को एज अ होल सिखाया जाता है। और यहाँ आंसर क्या बना हमारा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जहाँ हम मीनिंग या इंटरेक्शन या कोलैबोरेशन, ग्रुप, पेयर वर्क में बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेटिव आंसर करेक्ट होगा। वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक पोल्यूशन, वट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। अगर हम कोई लेसन प्लान बना रहे हैं पोल्यूशन पे, तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। गो थ्रू द टॉपिक्स मेनी टाइम, बहुत बार टॉपिक से बार बार गो थ्रू करेंगे। टीचिंग एड सेलेक्ट करेंगे या ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो देर इज अ फर्स्ट स्टेप इन एनी लेसन प्लान इज टू फ्रेम योर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाएंगे तो आगे का लेसन प्लान नहीं बनेगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, राइट। प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, उसके बाद हम बाकी चीजें करेंगे। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर, टीचर ने बच्चों को एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा है वाटर पे। देन लर्नर्स स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट दे हैव बीन टॉट इन साइंस एंड सोशल साइंस। बच्चे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने पैराग्राफ लिखने के लिए टीचर ने बोला है, और दे आर डिस्कसिंग कि उन्होंने साइंस और सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ा है। देन दे
देन दे बिगिन टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है? लैंग्वेज इन यूज है, लैंग्वेज ऑफ साइंस है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, या कम्युनिकेटिव अप्रोच है? तो ये साइंस और यूज की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ सिंपल आंसर क्या बनेगा कि टीचर ने वाटर पे पैराग्राफ लिखने के लिए कहा, यानी टीचर क्या कर रही है, भाषा को सिखा तो रही है, भाषा को सिखा रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो एसएसटी और साइंस का भी रेफरेंस दे रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं, साइंस और एसएसटी में जो जो उन्होंने वाटर के बारे में पढ़ा है उसको भी समझ रहे हैं। यानी ये क्या है, आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान बताती है कि भाई जब आप भाषा सिखाते हैं तो इसमें आप अदर विषयों को भी ऐड कर सकते हो ना। लैंग्वेज को सिखाते समय हो सकता है मैंने साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, मैंने एसएसटी के कुछ टर्म्स यूज कर लिए, तो इसी को क्या कहा जाता है, भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कि आप भाषा को करिकुलम के अदर सब्जेक्ट के साथ भी टीच कर सकते हो यूजिंग अदर सब्जेक्ट्स, राइट? You were born and brought up in a village where everybody spoke Hindi, and you too began using this language without going any school. बिना स्कूल गए हिंदी बोलना सीख लिए हम। लेटर वेन यू वेंट टू स्कूल, जब आप स्कूल गए, यू स्टडीड इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू। आपने 4 भाषाएं सीखी स्कूल में, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू। नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, अब आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं। तो अभी आपकी पहली भाषा क्या है बताइए, इसमें पहली भाषा क्या, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है। तो यहाँ पर अगर हम पहली भाषा की बात करें तो पहली भाषा ऑब्वियसली हमारी हिंदी ही है यहाँ पे, क्योंकि ये आप स्कूल में सीखे, उर्दू भी स्कूल में सीखा इंसान और संस्कृत भी स्कूल में सीखा, यानी ये आपका लैंग्वेज लर्निंग है। बट हिंदी क्या है, आपकी मदर टंग है, यानी इसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे, मदर टंग कहेंगे, और हमारी पहली भाषा है, ठीक है। तो पहली भाषा आपकी हिंदी हुई। नेक्स्ट है, टीचर ब्रिंग्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक अम्ब्रेला, रेनकोट, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा टू हर क्लास। टीचर जो है रियल ऑब्जेक्ट लेकर के आती है। शी आस्क्स द लर्नर्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स इन 2 और 3 सेंटेंसेस। अब उन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए टीचर बोल रही है। तो ये मटेरियल क्या कहलाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको रीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको रीलिया कहा जाता है। रीलिया का मतलब ही होता है रियल ऑब्जेक्ट्स। रीलिया का अर्थ ही क्या होता है, जब हम रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं क्लास में, यही रीलिया है, ठीक है। तो इनपुट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टूल्स भी नहीं होगा। बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, रीलिया। रीलिया मीन्स when you use real objects in your class. To teach tense in your class, you use 2 pictures of the same person. One picture taken 15 years ago and another clicked. You initiate a talk in the class about his present and past, his appearance, his habits. Now you are using which? देखो किस तरीके की ग्रामर को यूज किया जा रहा है। यहाँ पे टेंसेस को पढ़ाने के लिए टीचर कौन सा ग्रामर यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 इंसान की फोटो लेकर के आया, 2 इंसान की फोटो लेकर के आया कि ये इंसान है और ये इंसान 15 साल बाद है। सेम इंसान क्या है, ये इंसान क्या है, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स ये इंसान अभी कैसा है। तो जब आप किसी पिक्चर को दिखा करके बच्चों से यहाँ पे कहते हैं, आप यहाँ पे मुझे पास्ट और प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बताइए, यानी ये ग्रामर आपकी पेडागोजिकल ग्रामर है। पेडागोजिकल ग्रामर वो ग्रामर है जब आप यहाँ पे अर्थ कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज करके सिखाते हैं। तो यहाँ टीचर क्या यूज कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा है ना, वो एक संदर्भ यूज कर रहा है। संदर्भ क्या है यहाँ पे, वो ये संदर्भ यूज कर रहा है कि भाई 15 साल बाद ये इंसान कैसा है, 15 ईयर्स अगो एंड 15 आफ्टर 15 ईयर्स, यानी ये एक कॉन्टेक्स्ट है, ये एक संदर्भ है जिसको टीचर यूज कर रहा है। तो जब भी हम भाषा को संदर्भ में, ग्रामर को संदर्भ में सिखाते हैं या अर्थ से सिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम किससे सिखाते हैं, अर्थ से सिखाते हैं, या हम यहाँ पे भाषा में फंक्शन की बात करते हैं। भाषा में अगर आप देखेंगे कि फंक्शन की बात हम ज्यादा कर रहे हैं, अर्थ की बात ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, मीनिंग की बात कर रहे हैं, या यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रामर आपका कैसा ग्रामर है, पेडागोजिकल ग्रामर है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है ये कैसा होता है, जो रूल वाली ग्रामर होती है। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को हम फॉर्मल ग्रामर भी कहते हैं। तो ऐसी ग्रामर जहाँ पे आप फॉर्मल तरीके से ग्रामर को सीख रहे हैं, रूल्स को सीख रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा क्या सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को सीख रहे हैं, तो ऐसी ग्रामर आपकी प्रिस्क्रिप्टिव होती है। जहाँ हम थ्योरी वगैरह सीखते हैं ना, वो आपकी कौन सी ग्रामर होती है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन क्या था, सी था, पेडागोजिकल ग्रामर अच्छा ऑप्शन है। जब भी हम बच्चों से टॉक कर रहे हैं, अर्थ, मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पेडागोजिकल है। लास्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट्स शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर विच।
क्या है ये, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द नॉलेज, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों का अर्जन जो कि स्टूडेंट्स कब एक्वायर करेंगे, आफ्टर एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और कोर्स। एक कोर्स खत्म होने के बाद जब बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो एक पर्टिकुलर ज्ञान को, कौशल को हासिल करे, तो इसको क्या कहा जाता है, लर्निंग का आउटकम कहा जाता है। अधिगम की क्या हो रही है यहाँ पे, अधिगम में हम संप्राप्ति की बात कर रहे हैं कि अधिगम में संप्राप्ति कैसी हो रही है। ठीक है, आउटकम का संबंध हमारा किससे है, इंटेंडेड, जो हमारा इंटेंडेड होता है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम भी इसको हम कभी कभी कहते हैं। तो याद रखना, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है कि जो आपने सोच रखा था, जो आपने सोचा था कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अचीव दिस दिस दिस, वो आपके आउटकम्स हैं, राइट, जो रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ये टीचिंग के आउटकम नहीं होंगे, ये आपके लर्निंग के आउटकम होंगे कि बच्चों ने क्या सीखा है। ठीक है, सो ऑप्शन 20 का क्या था, करेक्ट था। तो यहाँ पर हमारा आज का क्लास होता है फिनिश, और हम मिलेंगे अगली क्लास में। जो अपकमिंग हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 9 हम डिस्कस करेंगे। दिस वाज अ क्लास नंबर 8। 30 क्वेश्चंस डन। ये सब क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये सब आपके सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन है। ये जो आज का हमने सेशन डिस्कस किया है ये जुलाई का आपका 2024 में जो जुलाई में सीटेट हुआ था उसके प्रश्न है। तो मैं यहाँ पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही भाषा के क्वेश्चंस को ऐड करती हूँ। आप सभी को हेल्प करेगा बिकॉज लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में सिलेबस इज द सेम, कॉन्सेप्ट सेम है, टॉपिक्स जो हम यहाँ करते हैं ये सब आपका पूछा जाता है। थोड़ा सा आपका मॉडरेट और इजी का फर्क होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CTET, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क एनी ऑफ योर डाउट्स इफ यू हैव। कॉमेंट बॉक्स में मुझे डाउट जरूर पूछिएगा, कोई भी आपको रहता है, कोई सजेशंस है, कुछ भी समझ नहीं आया सेशन के दौरान, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको आज का समझ आ गया होगा। नहीं आता है सजेशंस दीजिए, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।